गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11th क्लास, सब्जेक्ट अपन रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने टॉपिक किया था बोर का सिद्धांत। जो लोग ऐड नहीं हो रहे हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाए। और स्टार्टिंग की शुरुआत, सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत क्या की थी? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर सबसे पहले हमने किसके बारे में अध्ययन किया था? परमाणु। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने समझाया था आप लोगों को बोर का सिद्धांत। बोर ने अपनी 4 बातें बताई थी। पहले अब बोर ने जो 4 बातें बताई, उसकी पहली बात क्या थी? इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। सेकंड बात उसने क्या कही थी? इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे कोश कहते हैं। उसकी पहली बात थी। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तीसरी बात आप लोगों ने को क्या बताई थी हमने? कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा के रूप में, किसके रूप में करता? क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने पर एनर्जी ले भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एनर्जी दे भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट उसका क्या था? कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा, उच्च हाई लेवल से जब लो लेवल में आएगा, तो अपनी हाई लेवल की जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा, उत्सर्जित करके किसमें आ जाएगा? निम्न कक्षक में आ जाएगा, या निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इसी प्रकार जब किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करेगा क्वांटा के रूप में, और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक से कहां पहुंच जाएगा? उच्च ऊर्जा कक्षक में। ये हमने पिछली क्लास में बातें पढ़ी। अब हम बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लगातार गोलाकार या वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो उसकी जो ऊर्जा है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उसके जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है आपको ये समझा देते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एनर्जी लेने या एनर्जी देने पर बनने वाले ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अपन हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो जब हमें ECG करवाई जाती है या हमारी जो हार्ट बीट, धड़कन जब चेक करवाई जाती है, तो हम देखते हैं कि सामने टीवी पर या मॉनिटर पर हमारी हार्ट बीट करंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन कंटिन्यू चलती रहती है। वो हमारा एक क्या है? ग्राफिकल सिस्टम होता है। बिल्कुल वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रोटेशन करेगा, कंटिन्यू वृत्ताकार कोशों में घूमेगा, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कंटिन्यूअस या सतत होगी, और उसके बनने वाले स्पेक्ट्रम भी क्या होंगे? सतत स्पेक्ट्रम होंगे। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के हेडिंग है बोर सिद्धांत का सत्यापन या हाइड्रोजन का क्वांटीकरण प्रमाण। इसका मतलब है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में आने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो याद रखना। सबसे पहला तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं बोर सिद्धांत का सत्यापन या हाइड्रोजन का क्वांटीकरण प्रमाण। इसके अंदर देखो, हमने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमने 8 लाइंस बनाई है, जिसमें से n1 की वैल्यू क्या? 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू इंफिनिटी, अनंत से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब आप देखो n1 की वैल्यू अगर 1 हो, n1 की 1 मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे निम्नतम स्तर का कोश कौन होगा? n1 इज इक्वल टू 1। तो n2 क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये है कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन
सबसे निम्न कोश, पहले कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ सकता है? 7 से लेके फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, 6 यदि कोई इलेक्ट्रॉन हो तो n1 में जंप कर सकता है, 5 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5 कोश में तो प्रथम कोश में आ सकता है, यदि फोर्थ कोश में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 1 कोश में आ सकता है, थर्ड कोश में अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कोश में आएगा, सेकंड कोश में है तो प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ सकता है, लेकिन प्रथम से प्रथम में कभी भी नहीं आएगा। इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। लाइमन नामक वैज्ञानिक ने इस श्रेणी को समझाया था। क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। लैम्डा, लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। आगे इसके बारे में आपकी व्याख्या करेंगे, डेफिनेशंस क्या होता है वगैरह सब कुछ। लैम्डा, लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये कौन से क्षेत्र में दिखाई देगी? पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई। ये क्वेश्चन बनते हैं, लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी के लिए लैम्डा या तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। लाइमन श्रेणी का चित्र बनाइए तो हमें सिर्फ बोर्ड में या एग्जाम के अंदर में सिर्फ लाइमन श्रेणी का चित्र बनाना, बाकी किसी के भी चित्र नहीं बनाने हैं। अब आते हैं बामर श्रेणी। बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए n1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। n1 इस बार निम्नतम कक्षक हमारा क्या है? 2 है। इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन कहां तक आएंगे? 2 तक आएंगे। निम्नतम कक्षक 2, उच्चतम कक्षक हमारा क्या है? 7। तो 7 से 2 कक्षक, 6 से 2 कोश, 5 से सेकंड कोर्स, 4 से सेकंड कोर्स, 3 से सेकंड कोर्स। मतलब हमारा निम्नतम स्तर इस बार क्या है? n1 इज इक्वल टू 2। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या कहलाएगी? बामर श्रेणी। ये किस में दिखाई देती है? दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन्स में दिखाई, इसको हम देख सकते हैं आंखों के द्वारा। ये इसकी रेंज क्या होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। थर्ड है पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। मतलब इस बार न्यूनतम कक्षक हमारा क्या है? 3 और उच्चतम कक्षक हमारे क्या है? 7, 6, 5, 4। क्लियर? तो देखो 7 से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3 में। 6 कोर्स से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ रहा है? 3 में। 5 से जंप करके इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3 में। और 4 से जंप करके इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3 में। तो हमारी पास्टन श्रेणी कौन से क्षेत्र में दिखाई देगी? अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती है। पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फॉन्ड, ये तीनों ही श्रेणियां हमें अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती है। और इन तीनों ही श्रेणियों के लिए जो लैम्डा का मान होगा वो होगा 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक। समझ में आ गई बात? अब ब्रैकेट श्रेणी की बात करें तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। इस बार न्यूनतम कक्षक हमारा क्या बन गया? 4। और उच्चतम कक्षक हमारा क्या है? 5, 6, 7। क्लियर? मतलब 7 से 4 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है और 5 से 4 में इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर फॉर्ड श्रेणी, समझ में आ गई बात? इसका मतलब अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, हाइड्रोजन, अब अर्धवार्षिक में या वार्षिक में जो क्वेश्चन आता है ना इस टॉपिक से, वो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वांटीकरण प्रमाण को समझाइए या बोर के सत्यापन को समझाइए। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको यूं के यूं उसको कॉपी पेस्ट करना है। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन श्रेणी को चित्रित कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन श्रेणी को चित्रित कीजिए। तो आपको सिर्फ लाइमन श्रेणी का ही चित्र बनाना है। या फिर क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बामर श्रेणी को चित्रित करते हुए उसके लिए लैम्डा का मान और किस क्षेत्र में दिखाई देती है ये बताइए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन या तो कंप्लीट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है या फिर किसकी फॉर्म में आ सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में हम इसे पूछ सकते हैं। इस तरह से इस पूरे ग्राफ से हमें ये मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है जिसके कारण उसकी ऊर्जा लगातार चलती रहती है।
आ गई बात समझ में? इसको यूँ करूँ, आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ये सारे टॉपिक मैं आपको 1-2 दिनों में वापस रिपीट करवाऊंगा और समझाऊंगा कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और 11th क्लास के सभी बच्चे, 1-2 लड़कियों ने और 1-2 लड़कों ने मुझे काम करके फ़ोटो सेंड की है। मेरे व्हाट्सअप नंबर सबके पास है 9785294291, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप काम करके फ़ोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर अपने नाम के साथ भेजिए, क्यों मेरे पास आप लोगों के नाम नहीं आ रहे, तो आप अपना नाम लिख कर मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए। थैंक यू बेटा, वेलकम।